हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9th कृतिका बुक का चैप्टर 2। चैप्टर नेम है मेरे संग की औरतें। इसका प्रश्न उत्तर देखना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थे। उत्तर होगा कि लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे निम्न कारणों से प्रभावित थे। कुछ पॉइंट्स करके दिया गया है जिसके कारण लेखिका अपने नानी को बिना देखे बहुत उनका सम्मान करती थी। तो पहली पॉइंट है कि लेखिका की नानी अपने बेटी का विवाह क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपने बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। दोस्तों, अगर आपको उत्तर लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके उत्तर ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे लिखा है कि इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम का पता चलता है। कहने का मतलब है कि लेखिका अपने नानी को बिना देखे उनसे बहुत अधिक प्रभावित इसलिए रहती थी क्योंकि उनकी लोग बताते थे कि उनकी नानी अपने बेटे की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। अब इस बात से पता चलता है कि उनके नानी के अंदर देश प्रेम बहुत ज़्यादा भरा था, इसलिए वो प्रभावित रहती थी लेखिका अपने नानी से। दूसरा भी रीज़न है, तो दूसरा रीज़न देखते हैं कि जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। और उनकी नानी जिंदगी भर पर्दे में रही, अर्थात घर में रहती थी, किसी पुरुष से मिलने नहीं जाती थी, लेकिन अपने ज़िंदगी के आखिरी क्षण में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से मिल करके अपने आप को आज़ाद बताया। कहा कि मतलब उनके इससे ये पता चलता है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र मानती हैं अपने आप को। तीसरा रीज़न है लेखिका को अपने नानी से प्रभावित होने का, कि लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रहीं तो परंतु अपने निजी ज़िंदगी में वे आज़ाद विचारों वाली महिला थी। और बताया गया है कि लेखिका की नानी भले घर में रहने वाली थी, पुराने ढंग वाली थी, अनपढ़ थी, लेकिन वो पूरी तरह से आज़ाद भी अपने आप को रखती थी, किसी तरह के रोक टोक में नहीं पड़ती थी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि और भी हम आपका सिलेबस पूरा करा सकें। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लेखिका ने नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो इसका उत्तर देखते हैं। आप उत्तर अगर लिख रहे हो या लिखना हो तो आप वीडियो को रोक करके ज़रूर उत्तर लिखिए। तो लिखा है कि लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उन्होंने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं, जबकि उनके पति अंग्रेज़ों के भक्त थे। फिर भी नानी ने कभी अंग्रेज़ों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनके देश प्रेम की भावना का ही पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि अपने बच्चों को इस विवाह की घटना से अंग्रेज भक्तों से मुक्त करा लिया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है।
तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या तो फिर आप वीडियो को रोक करके उत्तर लिखिए। और चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न में। तो तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि लेखिका की माँ परस्परा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखिका के माँ की विशेषता बताइए। तो इस क का उत्तर ये होगा कि लेखिका की माँ दुबली पतली सुंदर स्त्री थी, इस कारण लेखिका ने उन्हें पराजित बताया है, पारिजात बताया है। वे हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थीं। वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रहीं। तीसरा पॉइंट होगा कि लेखिका की माँ गोपनीय बातों को प्रकट न करना, सत्यवादी, ईमानदार, आज़ादी के प्रति जुनून वाली महिमा थी। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि लेखिका की माँ की बात हो रही है कि लेखिका की माँ का मतलब क्यों वो इतना चर्चित थी, उनकी विशेषता बताइए। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स में करके इनकी विशेषता देख रहे हैं। तो अब चलते हैं चौथी पॉइंट की तरफ कि लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती। पांचवा पॉइंट है कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था। तो इन्हीं सब कारणों से लेखिका की माँ सबके दिलों पर राज करती थी। अब तीसरे का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। वो तीन में कई पार्ट बनाया गया है, तो तीसरे का पहला का उत्तर था वो। अभी तीसरे का दूसरे का उत्तर प्रश्न है। लेखिका की माँ परस्परा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका के दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तब इसमें एक सेंटेंस वही दिया गया है, वाक्य वही है, नीचे प्रश्न बदल दिया गया है। उसमें हमें लेखिका की माँ की विशेषता बतानी थी और इसमें क्या करना है कि लेखिका के दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं कि लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समयानुसार काफ़ी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी अनुसार चलने की आज़ादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपने बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफ़ी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। दोस्तों आप वीडियो रोक करके उत्तर लिखते रहिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी थी। तो इसमें पूछा गया है कि कल्पना मतलब हमको अपने हिसाब से लिखना है कि परदादी ने अपने पतोहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की क्यों मांगी थी। तो इसका उत्तर होगा कि लेखिका की दादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। उस समय लड़कियों की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लीक से हटकर सोचना था। तो मुझको लग रहा है आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, उत्तर भी समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं हम लोग कि 5वां प्रश्न देखें कि डराने धमकाने उपदेश देने का या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क वितर्क उत्तर दीजिए। बताया गया है कि हम किसी को डांटने धमकाने से हम उसको सही रास्ते पे नहीं ला सकते हैं, बल्कि हम प्रेम से कह करके सही रास्ते पे ला सकते हैं। ऐसा स्टोरी के हिसाब से हमको लिखना है। तो उत्तर देखते हैं कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है।
चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की माँ ने न तो चोर को पकड़ा या पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा कि अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यही शायद वे चोर के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पे चल पड़ता। दोस्तों, इस 5वें प्रश्न से हमको बहुत सीख भी मिलती है। सीख हमें यह मिलती है कि अगर कोई गलत काम हमारे सामने कर रहा है तो उसको आप समझाइए, उसको मारने से कुछ नहीं होगा, वो सुधरेगा नहीं मारने से। जैसे कि हम लोग स्टोरी में ही देख लेते हैं कि जब चोर पकड़ा गया था तो वो लोग क्या किए थे उनके साथ। वो बोली थी कि तुम चाहे चोरी करो चाहे खेती। तो उससे उसको सीख मिली और वो खेती करने लगा, चोरी छोड़ दिया। इसीलिए समझाना चाहिए दूसरे को। तो अपने 6ठा प्रश्न देखते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस कथा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करिए। तो उत्तर है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए। शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा तो वहाँ उनके ही बच्चों को पढ़ने की उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहाँ पर स्कूल खुलवाने के लिए बिशप से प्रार्थना की, परंतु जब बिशप तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपने कोशिशों तथा कुछ उत्साही लोगों से मदद से स्कूल खोला। उसे सरकारी मान्यता दिलवाई जिससे स्थानीय बच्चों को भी शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। तो ऐसा महान काम हुआ है। हमको भी इससे बहुत सीख लेनी चाहिए। और बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन के कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जाता है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। यहाँ बताया गया है कि हमारे समाज में किसको अच्छी नज़रों से देखा जाता है। तो जो अच्छा काम करे वही समाज के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आप उत्तर लिख रहे हो या उत्तर लिखना हो तो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रोक करके लिख लीजिए। चलिए 8वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। 8वां हमारा प्रश्न है। इससे पहले आपको ये बता दूं कि इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीख मिलने वाली बात है, तो आप सीख जरूर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। और प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 8 है कि सच्चे अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो विचार व्यक्त करना है अपने हिसाब से। तो हम लोग उत्तर देख लेते हैं कि लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके उस जिद्दीपन का दृढ़ निश्चयी स्वभाव झलकता था। अत्यधिक बारिश होने की थी, परंतु उनके अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद लेखिका की बहन विद्यालय जाती थी। तो दूसरी ओर लेखिका जब डोलमिया नगर में रहती थी, उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया, कर्नाटक में स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लीक से हटकर अपनी अलग राह चलने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो रोक करके उत्तर ज़रूर लिखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए
तो दोस्तों हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। चलिए हमने मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।